नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग टेस्ट देख रहे थे। और ये जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं ये हम लोग विजन आईएएस से देख रहे हैं। विजन आईएएस का हम लोग टेस्ट नंबर 1 देख रहे थे। और टेस्ट नंबर 1 जो है ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था है। सिलेबस इसका जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं ऑलरेडी आप सभी को मेंशन कर चुका था। रेफरेंस इसका जो है क्वेश्चन बनाने का यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो है राज्य व्यवस्था के साथ साथ आपको करंट अफेयर भी जनवरी मंथ 2023 का कवर किया गया है। ऑलरेडी जो है आपका इसका 6 पार्ट अपलोड हो गया है। ठीक है, यानी इसमें जो है टोटल प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न है टेस्ट नंबर 1 में। इसमें जो है 6 पार्ट इसका कवर कर दिया गया है। और हर एक पार्ट में हम यहाँ पे 10 प्रश्न कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कोशिश करते हैं कि एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखा जाए, ताकि इनके अलावा भी इस प्रश्न से कोई और यदि प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कोई और तथ्य इससे मौजूद है जहाँ से प्रश्न बनाने के चांसेज हैं, सारी चीज़ यहाँ पे हम आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को जो है सीरीज अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम 2024 में काफ़ी अभी टाइम है। ऐसे में बिल्कुल थोड़ा सा अभी अपना रफ्तार जो है स्लो है। आगे चल के जो है हम इसका फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे, और यानी एक ही जो है सेशन में सारा क्वेश्चन जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। बाकी अभी जो है इस लेक्चर को आप सीखने के नज़रिए से देख सकते हैं, बाकी अपना टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लीजिए 10 प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं तो 10 ही तो यहाँ फैक्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इससे अप्रॉक्स जो है 10 टाइम्स अधिक फैक्ट आपको बताया जाता है। ठीक है, चलिए जो लोग नहीं देखे हैं वो इसका जो है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके जाके देख लेंगे। इसके अलावा एक और जो है आप सभी के लिए कुछ लोग का मैसेज था। ठीक है, तो ऐसे में उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। और ये जो है प्रोग्राम, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हैं, या आप यूपी पीसीएस कर रहे हैं, या आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी अभी 69 होने वाला है, या यूपी का आपका आरओ यारो हो गया, आरओ या यारो, इन सब को ध्यान में रख के मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। मेंटरशिप यानी एक आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी बेस्ट कंटेंट होंगे मार्केट में वो जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप बेस्ट कंटेंट की वजह से अपने एग्जाम में जो है सफलता का शिकार ना बने। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस तो कराया ही जाएगा, जैसे हम टेस्ट सीरीज वगैरह करा रहे हैं। यूपीएससी के लिए जो है लिंक जो है आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में। यदि आप यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो है उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। एक मेंटरशिप जो है, एक गाइडेंस में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक संपूर्ण गाइडेंस दिया जाएगा उसमें। ठीक है, आपको मेंस आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा। प्री के लिए भी आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा जो है तथ्य के ऊपर बात किया जाएगा। वैसे ही यूपीएससी 2024 के लिए भी आपको, यूपी पीसीएस 2024 के लिए भी काम किया जाएगा। ऑलरेडी जो है इस चैनल पे आपको यूपी पीसीएस अभी जो आपका इस साल हुआ, वहाँ पे हम लोग कम से कम यहाँ पे 35 टेस्ट जो है कवर किए थे। तो यहाँ पे टेस्ट भी हम लोग देखेंगे, साथ साथ जो यहाँ पे बुक वगैरह आपको क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सारा कुछ यहाँ आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, सारा कुछ आपको इस प्रोग्राम में भी। बीपीएससी 69 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इनका एग्जाम जो है अब नज़दीक है। 30 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है प्री का, और दिसंबर में जो है मेंस का एग्जाम होने वाला है। ऐसे में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। जो लोग ऐड होना चाहते हैं वो लोग जल्द से जल्द इसमें ऐड हो जाएं। अभी एक ही लेक्चर इसमें जो है, अभी पिछले दिन एक लेक्चर इसका किया गया, एक इंट्रो लेक्चर इसका जो है प्रोग्राम का यहाँ पे किया गया, और बहुत लोग इससे लाभान्वित हुए। आप सभी जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, बीपीएससी 69 की तैयारी करना चाहते हैं, एक गूगल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और वैसे में आपको ग्रुप को जो है ऐड कर दिया जाएगा। वैसे ही आर ओ के लिए आपको एक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो लिंक जो है ज्वाइन करके आप आर ओ का जो है मेंटरशिप प्रोग्राम जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। चूँकि कुछ लोग का रिक्वेस्ट था कि यहाँ पे जो है मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जाए। ठीक है, सही मार्गदर्शन के अभाव में जो है काफ़ी लोग जो है कंटेंट की वजह से और सही मार्गदर्शन की वजह से एग्जाम जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे। साथ साथ आपको एक गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको वीकली जो है आपको डाउट जो है क्लियरिंग यहाँ पे बात की जाएगी, यानी डाउट क्लास लगाई जाएंगी। जो भी आपको मान लीजिए यहाँ पे होमवर्क दिया जाएगा, वहाँ पे आपको कोई इशू आ रहा है, वीकली जो है उसको लाइव डिस्कशन किया जाएगा गूगल मीट के माध्यम से। ठीक है, ये सब सारा जो है यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जो है लिंक वगैरह दिया है, जाके आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टेस्ट सीरीज पैरेलली में अगर बात करें,
तो अभी जो है इसका टेस्ट कंटिन्यू आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद कंटिन्यू मिलने लगेगा। अभी हमारा कोशिश रहेगा कि सप्ताह में जो है आपको 2 से 3 टेस्ट जो है यूपीएससी वाला जो है आपको प्रोवाइड कर दूं। आर ओ वाला अब जो है देखिए, आर ओ हो गया, ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं। और इसमें देखेंगे तो जीएस वर्ल्ड से हम यहाँ पे 5 टेस्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। अभी पीसीएस मंत्रा से जो है आपको 2 टेस्ट यहाँ पे कवर किया जा चुका है, पार्ट वाइज ये कवर किया गया है। उसके अलावा बीपीएससी जो है 69 की अगर बात करें, ठीक है, तो बीपीएससी 69 के लिए जी ऑलरेडी यहाँ पे हम आस्था आई से 4 टेस्ट कवर कर चुके हैं, और परफेक्शन आई से 2, यानी टोटल यहाँ पे 6 टेस्ट कवर किया जा चुका है। तो जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं जाके देख सकते हैं, ठीक। बाकी आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम बीपीएससी के लिए जो है 60 से 70 टेस्ट एटलीस्ट तो यहाँ पे करा ही दे, ठीक है। बाकी सभी एग्जाम के लिए हम अपना ईमानदार प्रयास करते रहेंगे, तो आप लोग जो है चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। ये जो अभी आपको कंटेंट मिल रहा है, ये आप देखेंगे आपके एग्जाम में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। चलिए, इसमें हम टोटल जो है 60 प्रश्न कर लिए थे, तो आज आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 से हम देखेंगे। आप चाहें तो पैरेलली मेरे साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि किन्हीं को लगता है कि पॉलिटी के ऊपर उनका ज़्यादा और करेंट अफेयर के ऊपर अधिक पकड़ मजबूत है, तो वो लोग पैरेलली मेरे साथ आंसर भी कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न, अच्छा, पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है। भारत मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहला लिखा है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। कौन सा कथन सही है बताना है, आंसर करें इसका। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है, ऐसे में आंसर क्या बन जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न बनाने का वजह क्या रहा, भारतीय मानक ब्यूरो, क्योंकि अभी जो है इनका स्थापना दिवस 76वां स्थापना दिवस कुछ ही दिन जो है पहले इसका मनाया गया, ऐसे में प्रश्न तो यहाँ पे बनेगा ही, ठीक है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ध्यान से सुन लेंगे। देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो 1981 के अधिनियम के तहत ही क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। और तत्काल में इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी तत्कालिक जो है भारतीय मानक जो है संस्थान यानी ISI के बारे में आप सुने होंगे, का स्थान लिया है, ठीक है। मानक संस्थान का स्थापना कब हुआ था, 1947 में, ठीक है। और इसी का स्थान ये ले चुका है। वर्तमान में देखेंगे तो आपका BIS हो गया, BIS अधिनियम हो गया, 2016 का जो है झाटा के तहत जो है ये काम कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें जो है आप सब ध्यान रखेंगे। बाकी देखेंगे तो ये भारत का क्या है, एक राष्ट्रीय मानक निकाय है, ठीक है, ये भी जो है ध्यान रखेंगे। और भारत सरकार के अधीन जो है, चाहे उपभोक्ता मामला हुआ या आपका खाद्य हुआ, सार्वजनिक वितरण हुआ, इस सब मंत्रालय के जो है तत्वाधान में ये कार्यरत भी है। अच्छा, तो BIS के बारे में थोड़ा सा जान ले, आखिर इसका काम वगैरह क्या होता है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS की बात करें, इसके मानकीकरण और अनुरूपता के मूल्यांकन की बात करें तो अपनी मुख्य गतिविधियों के माध्यम से ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कई तरह से लाभान्वित कर रहा है। जैसे यह सुरक्षित और विश्वसनीयता और गुणवत्ता उत्पाद प्रदान करता है, यानी BIS मार्क लगाया जाता है, तो ऐसे में आप भरोसा कर सकते हैं कि जो भी उत्पाद है वो क्या है, गुणवत्तापूर्ण है और उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, वो आपके लिए सुरक्षित है। उपभोक्ता के स्वास्थ्य संबंधित जोखिम को भी कम करता है, ठीक है। तो BIS जो है उस सब बातों को ध्यान रखता है कि जो है उपभोक्ता का स्वास्थ्य संबंधित बातों का ध्यान रखा जाए। पर्यावरण का संरक्षण भी करता है ये। निर्यात और आयात विकल्पों को जो है प्रोत्साहित करता है और किस्मों के प्रसार को नियंत्रित करता है। ये सब BIS का काम है और BIS से फायदा है, ठीक है। इतना बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा सा वर्क प्रेशर अधिक है, इसके कारण से आपको रेगुलरली वीडियो इसका नहीं मिल पा रहा है। अभी थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे, आगे चल के हम कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए आपको UPSC के लिए भी डेली काम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो आपको डेली वीडियो जो है नहीं मिल पा रहा है अभी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है
तब तक हमें एटलीस्ट अभी यूपीएससी के लिए कम से कम तो 2 वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कर ही दें। ठीक है, चलिए, बाकी आप उस प्रोग्राम में ऐड हो जाएं। तो प्रोग्राम जल्द से जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा। जो यूपीएससी वाला प्रोग्राम है आपका जो है ये 1 अगस्त से स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी 1 अगस्त के बाद आप उसमें ऐड नहीं हो सकते हैं। यानी जिस दिन से हम वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे उसके बाद कोई भी उस ग्रुप में ऐड नहीं होगा। ठीक है, चलिए, डेली आपको वहाँ पे टास्क वगैरह दिया जाएगा, मूल्यांकन भी किया जाएगा, डेली टेस्ट लिया जाएगा, सारा कुछ किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए संशोधन। अच्छा, एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये मेंटरशिप प्रोग्राम मैं बार बार बोल रहा हूँ, मतलब क्या है, देखिए, पढ़ना तो आप ही को है। एग्जाम में रिजल्ट जो है सेल्फ ही बनाया जाता है, बस आपको क्या होना चाहिए, सही गाइडेंस होना चाहिए। अब आज मार्केट में जो है बहुत सारी किताबें हैं, ऐसे में कौन सा किताब पढ़ें? ठीक है, कौन सा किताब आपके लिए बेहतर है? बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका जो है कोई मटेरियल जो है, मान लीजिए हिस्ट्री अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, किसी का पॉलिटी अच्छा है, किसी का इकोनॉमी अच्छा है। अभी कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि किसका इकोनॉमी अच्छा है? तो ऐसे में जो है सारा कुछ यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करें, ताकि आप अपने एग्जाम में जो है अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर सकें। इसके अलावा एनसीईआरटी बैच के माध्यम से आप सभी को डेली आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा। ठीक है, तो डेली आंसर राइटिंग के लिए वहाँ पे अभी तक जो है 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। आप चाहते हैं अगर यूपीएससी 2024 करना, आप एनसीईआरटी बैच जो है, यानी एनसीईआरटी के लेक्चर से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी बहुत सारा कुछ काम यहाँ पे हम स्टेप बाइज करेंगे। चलिए, क्वेश्चन था राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए के संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में बताइए। दो यहाँ पे कथन दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, एनआईए अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों के विशेष न्यायालय के रूप में नामित करता है। इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी एनआईए के बारे में। ठीक है, देखिए, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही क्या है आपको सही है। इस अधिनियम के प्रावधान जो है भारत और विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, एनआईए अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे आपको गलत हो गया। ठीक है, एनआईए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए जो है सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित कर सकती है। यहाँ पे राज्य उच्च न्यायालय दिया है, ऐसे में गलत हो गया। ऐसे में आपका जो है आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, क्लियर है। देखिए, एनआईए संशोधन अधिनियम अभी लेटेस्ट जो आया वो 2019 में आया आपका, और इसकी विशेषता और प्रावधान के बारे में थोड़ा सा बातें सुन लें। जैसे एनआईए अधिनियम में प्रावधान किया गया उन व्यक्तियों पर लागू किया गया जो भारत के बाहर या भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कोई भी अनुसूचित अपराध करते हैं, तो इस पर यह लागू होगा, पहली बात। दूसरा, इसमें यह भी प्रावधान किया गया है 2019 अधिनियम में कि एनआईए के अधिकारियों के पास न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी अपराधों की जांच के संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली समान शक्ति, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा स्टेटमेंट जो अभी आपको मैं बताया। इसमें जो है संशोधन करके ये आपको बातें बताई गई एनआईए संशोधन 2019 में कि एनआईए के अधिकारी जो होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, उनके पास कैसा जो अधिकार दिया गया है, वो भारत में नहीं, जो भारत से बाहर भी रह रहे हैं, कोई अगर अपराधी छवि के व्यक्ति है तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो शक्ति होती है, जो कर्तव्य होता है, वो भी इनका दायित्व जो है होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, इसी अधिनियम में बताया गया है कि केंद्र सरकार को जो है भारत के बाहर किए जाए गए किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में एनआईए को जो है भारत के किए गए अपराध के समान ही मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। इसके अलावा ये जो अधिनियम आया आपका एनआईए संशोधन अधिनियम 2019, इसमें जो है भारत से, संपूर्ण भारत से ये विस्तारित किया गया और इसमें कुछ बातें लागू की गई। जैसे, ठीक है, इन बातों को ध्यान से सुन ले। पहली बात, भारत से बाहर रहने वाले नागरिक पर भी लागू होगा, पहली बात याद रखेंगे। दूसरी, सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों पे चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है, कहीं भी हो तभी लागू होगा। भारत में पंजीकृत जहाजों
और विमानों में यात्रा कर रहे व्यक्तियों पे, चाहे वो कहीं भी हो, इन पे भी लागू होगा। और उन व्यक्तियों पे भी जो बाहर किसी भारतीय नागरिक के विरुद्ध अनुसूचित अपराध करते हैं या भारत के हित में प्रभावित जो है करते हैं, इन सब पे चीजें लागू होंगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसके ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, देखिए दिया है कि द्वैध शासन पद्धति है, यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका है, द्विसदनीय व्यवस्था है, लिखित संविधान है। ये भारत की संघीय जो है शासन का विशेषता आपको बताना है। देखिए ये बात सही है कि द्वैध शासन है यहाँ पे, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी हमारे यहाँ जो है लिखित संविधान भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या पूछा गया है, संघीय विशेषता। ठीक है, तो ऐसे में आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए संघवाद सरकार की एक व्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। संघवाद सरकार में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन करने का क्या तात्पर्य है कि केंद्र और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। समान तौर पे अगर देखा जाए, संघीय व्यवस्था में जो है सरकार के कितने होते हैं, दो स्तर होते हैं। दो स्तर होते हैं संघीय व्यवस्था में। इनमें से एक तो संपूर्ण देश के लिए सरकार होता है, और दूसरा जो समान तौर पे साझा राष्ट्रीय हित के कुछ जो है विषयों के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि दूसरा जो है अन्य प्रांत या राज्यों का स्तर पे गठित सरकार होती है। यही जनरली जो है दो स्तर पे आपको सरकार देखने को मिलती है। यानी आप देखेंगे तो प्रांत या राज्य के दिन जो है दिन प्रतिदिन प्रशासन का संचालन करती है। सरकार जो है दो स्तर पे एक दूसरे के स्वतंत्र हुए अपनी शक्तियों का जो है प्रयोग करती है। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया था, ये तो बात हुई कि संघीय व्यवस्था कैसी होती है, संघीय व्यवस्था की विशेषता पूछी गई थी। तो पहला द्वैध शासन इसकी विशेषता है। अगर संविधान में देखेंगे तो द्वैध शासन पद्धति स्थापित किया गया, यानी केंद्र में संघ और उसके परिधि में राज्य शामिल होंगे, यानी द्वैध शासन की बात की गई है। क्लियर है? यानी संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से आपको प्रत्येक को क्रमशः अपने क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए संप्रभु शक्ति दी गई है। यानी राज्य जो है अपने क्षेत्र में कुछ प्रयोग कर सकता है, संघ भी कर सकता है, दोनों को संप्रभु शक्ति है। ठीक है, केंद्र सरकार जो है राष्ट्रीय महत्व के मामला, जैसे मान लीजिए रक्षा हो गया, ठीक है, विदेश हो गया, मुद्रा हो गया, संचार हो गया, ये सबको देखता है। जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार को देखेंगे तो जो क्षेत्रीय मामला है, यानी जो स्थानीय महत्व वाला मामला है, उसको देखने का काम करता है। जैसे कृषि हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय सरकार हो गया, ये सब जो है राज्य सरकार देखने को। तो आप देख रहे हैं ऐसे कैसे शक्तियों का जो है बंटवारा किया गया है। तो द्वैध शासन पद्धति है, ये बात क्लियर होगी। देखिए हमारे यहाँ लिखित संविधान भी है, सभी को पता ही है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संरचना जो है, चाहे संगठन हो, शक्ति हो, कार्यों का उसमें निर्धारण किया गया है। कहाँ, हमारे संविधान में तीन सूची बनाई गई, आपको पता ही है। ठीक है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती है। तो इसमें कार्यों का निर्धारण किया गया है, सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ठीक है, कहाँ कितना सेक्टर तक आप जो है कितने एरिया तक काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों सरकार में, संघ सरकार में और राज्य सरकार में कोई गलतफहमी ना हो, ऐसा जो है व्यवस्था आपको किया गया है। ठीक है, ये भी क्लियर होगा, ये भी एक विशेषता ही हो गया। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये बात तो क्लियर है, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों को बांटा गया है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक संघ सूची मिलेगा, ठीक है, एक आपको राज्य सूची मिलेगा और एक आपको समवर्ती सूची मिलेगा। अच्छा, संविधान की जो है सर्वोच्चता रखी गई है, ये भी बात याद रखेंगे। देखिए हमारे देश में संविधान देश का क्या है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च कानून है। केंद्र और राज्य द्वारा अधिनियम जो है कानून इसके प्रावधान के अनुरूप ही होना चाहिए। हमारे यहाँ कठोर संविधान है। हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसा है, स्वतंत्र है। ठीक है, यानी न्यायपालिका कैसा है, स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे यहाँ देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में एक स्वतंत्र न्यायपालिका गठित किया गया है, जो अपना क्या करेगा, न्यायिक समीक्षा का अधिकार का प्रयोग करके और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने का हमेशा प्रयत्न करेगा। दूसरी ओर देखेंगे तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है अधिक राज्यों के लिए भी विवाद को निपटाने का ये काम करता है। द्विसदनीय व्यवस्था भी है हमारे यहाँ। ठीक है, एकीकृत जो है न्यायपालिक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता ये भी है। ठीक है, एकीकृत जो है न्यायपालिका, तो ऐसे में जो है यहाँ पे ऑप्शन एकीकृत न्यायपालिका था, तो ये भी तो विशेषता ही इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, बाकी द्विसदनीय व्यवस्था तो यहाँ पे आपको
द्विसदनीय व्यवस्था है ही यहाँ पे, ठीक है। ये भी विशेषता है। द्विसदनीय व्यवस्था कहने का तात्पर्य क्या है? एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। उच्च सदन कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक है। अच्छा, ये संघीय विशेषता की बात की गई थी ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो क्या पूछा है, संविधान का संघीय विशेषता। तो संघीय विशेषता में एकीकृत न्यायपालिका नहीं आएगा। एकीकृत न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान की किस विशेषता को बताता है? एकात्मक विशेषता को बताता है। ऐसे में आंसर हम लोग का सही था, बिल्कुल 1 3 4 ही होगा। चलिए, इतनी सब बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64। अच्छा, पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं तो एक माइंड मैप कुछ दिन पहले हम कराए थे, लाइव क्लास हो हुआ था, आप जाकर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आप लाइव में जाएंगे, इस वीडियो जैसे ही चैनल पे जाएंगे लाइव सेक्शन में, तो वहाँ पे पॉलिटी जो है 2 पार्ट में आपको बना हुआ है, एक बार उसका आप जाके रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीके के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए, फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट सिस्टम का मतलब क्या? जो सबसे आगे वही जो है जीते। जो सबसे आगे होगा वही क्या होगा? जीतेगा, यही है। देखिए, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन सा इसमें सही है। बाकी नीचे देखिए, केवल एक है, दो है, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। चलिए, आप चाहें तो पैरेलली इसका आंसर जो है कर सकते हैं। देखिए, पहला बात यह है, यहाँ पे भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द फर्स्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है। अब देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत होना प्राप्त होने की आवश्यकता है। देखिए, देखेंगे यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट ही क्या हो गया आपको, फर्स्ट पास द फर्स्ट सिस्टम के लिए गलत हो गया। ऐसे में ऑप्शन आपका क्या बन जाना था, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी। चलिए, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फर्स्ट पास द फर्स्ट पोस्ट का मतलब क्या हुआ, जो सबसे आगे होगा वही क्या होगा, जीत जाएगा। यानी ये कौन सा है, FPTP प्रणाली है। ये क्या होता है, एक बहुलवादी मतदान पद्धति होता है। बहुलवादी का अर्थ क्या होता है कि संपूर्ण में बृहत्तम या अधिकांश भाग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुमत के 8 से ये अलग होता है, इसका एक तरीका अलग होता है। बहुमत का सामान्य अर्थ जो है संपूर्ण में आधे से अधिक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपको, FPTP में सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार जो है इसी को चुना जाता है। जरूरी नहीं है कि उसको मत जो है उसे बहुमत प्राप्त हुआ हो, उसे सर्वाधिक मत प्राप्त हो गया हो, उसे ही क्या किया जाता है, जीत घोषित किया जाता है। इतना बात तो फर्स्ट पार्ट द फर्स्ट जो है सिस्टम के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। संविधान में देखेंगे आप तो राज्यसभा में सदस्यों को चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया जाता है हमारे में, ठीक है। और लोकसभा में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा प्रणाली नहीं देखने को मिलता है। लोकसभा में सदस्यों को चुनाव कैसे होता है, FPTP को अपनाया गया है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी FPT का मतलब क्या होगा, जो सर्वाधिक मत मिलेगा वही क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो लोकसभा में तो ये चलता है, लेकिन राज्यसभा में नहीं चलता है। यहाँ पे क्या है आपको, अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है यहाँ पे, देखिए इसमें बोल रहा था कि उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। भी स्टेटमेंट गलत है। बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को जो है निर्वाचित घोषित किया जाता है, और निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का 50% की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कुछ जो है कंडीशन इसमें नहीं है, ठीक। ये बात जो है ध्यान रखेंगे। देखिए, ये जो आपको FPT प्रणाली है, इसके तहत देखेंगे आप तो विधायिका का जो प्रत्येक सदस्य होता है एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जो है इससे केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यानी इसमें जो है एकल सदस्यीय निर्वाचन का जो है प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, इसमें ऐसा कुछ जो है होता नहीं। इतनी सब बातें आप याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से इन्हें जो है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है। अच्छा, आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, इन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है। चार यहाँ पे ऑप्शन है, सही आपको आंसर बताना है, ठीक है। बाकी देखिए ऑप्शन नीचे दिख रहा है। देखिए, पहला है बोनस संदाय अधिनियम 1965, दूसरा है ठेका श्रम अधिनियम 1970, बंधित श्रम पद्धति 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976।
ठीक है, देखिए, तो नीति निर्देशक यहाँ पे तत्वों की बात की गई है, उसके क्रियान्वयन के लिए अधिनियम। तो ऐसे में पहला सही है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी। यहाँ पे आंसर देखिए क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नीति निषेध तत्वों के क्रियान्वयन के लिए जो है देखेंगे, तो इसके लिए 1950 से ही केंद्र और राज्यों के लिए आपको उत्तरवर्ती सरकार ने कई अधिनियम बनाए हैं। 1950 से बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं। इसमें देखेंगे तो बोनस संताय अधिनियम जो 1965 है ये भी है, ठेका श्रम भी है 1970 का, बाल श्रम भी 1986 का है इसमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बंधित श्रम अधिनियम दिया, ये भी इसमें शामिल है। समान पारिश्रमिक अधिनियम भी है, ये सब बातें इसमें शामिल है। ठीक है, यानी महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए आपको प्रसूति जो है, प्रसुविधा अधिनियम 1961 में भी लाया गया था। ये भी बात जो है अगर देता ये भी सही हो जाता। ये सब बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसे में आंसर तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। प्रश्न संख्या 66 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य होते हैं। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि एक आध लेक्चर में मैं देख रहा था कि थोड़ा जो है मतलब आपको क्या फास्ट वगैरह बताया जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको जो है सारे प्रश्न का उत्तर दूं। फिर भी आपको अगर स्लो लग रहा है तो आप लोग को यूट्यूब ऑप्शन देता है 1.25, 1.5, 1.75 या 2.0 करके आप लोग सुन सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बाकी हम कोशिश करेंगे, आज से ये प्रयत्न रहेगा कि कम से कम समय में आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड। बाकी बहुत सारे फैक्ट के बारे में ऑलरेडी हम बहुत डिस्क्राइब हुए में डिस्कशन कर चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? अच्छा, यहाँ भी आपको सही उत्तर आपको बताना है। देखिए, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग। यहाँ पे पूछा गया कि कौन से राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। सदस्य की बात है। ठीक है, अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात है, यानी किसकी बात पूछी जा रही है? NHRC की बात हो रही है। ठीक है, नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है। अब ये जो है आपको क्या है, एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें काफी सारे सदस्य होते हैं। ऐसे में देखेंगे तो इसका आंसर जो है क्या बनेगा कि अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के, ये भी इसमें हो जाएंगे। अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये भी हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये भी। साथ साथ जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ये भी इसमें हो जाएंगे। तो ऐसे में ऑप्शन क्या बनेगा? 1, 3, 4, 5 और आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक, चलिए इसका थोड़ा बात कर लेते हैं NHRC के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें, इस सबसे पहले दिमाग में बात रखेंगे कि ये बहु जो है सदस्यीय निकाय है। ठीक है, बहुसदस्यीय है, जिसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, पहली बात। और इसके अलावा इसमें जो है 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। और देखेंगे इसमें आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का सेवानिवृत्त जो है मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए इसमें अध्यक्ष के रूप में। इसके अलावा सदस्यों में देखेंगे, एक आपका उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, या एक जो है उसके अलावा उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और 3 लोग ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम एक महिला सदस्य भी होती है। ठीक है, जिसे मानव अधिकार संबंध जो है व्यवहारिक अनुभव हो, ये सारे लोग रहते हैं। पूर्णकालीन सदस्य के अलावा जो है आयोग में जो है 7 पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, सॉरी 7 पदेन सदस्य भी होते हैं पूर्णकालीन के अलावा। ठीक है, 7 पदेन सदस्य होते हैं। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, ध्यान से एक बार नाम सुन लेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो गए पहला। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यानी SC के अध्यक्ष हो गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हो गए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी आपको BC के जो है आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हो गए। और दिव्यांगन जो है व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग, ये भी सब इसमें क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन में पूछा गया था कि पदेन सदस्य, ठीक है, वर्ड पर ध्यान देना था, आयोग में पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सदस्य पूछा गया रहता था, अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया। ठीक है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। चलिए, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया, रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। यह सतह से हवा पे मार करने वाली पोर्टेबल जो है मिसाइल है। इसे रक्षा समझौता के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। यानी वेरी जो है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आंसर करें इसका। देखिए पहला तो बिल्कुल ही सही है, सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है। दूसरा यहाँ पे जो है स्टेटमेंट आपको सही नहीं है, ठीक है, कि रक्षा समझौता के तहत इजराइल से खरीदा गया है। ठीक। देखिए इस मिसाइल प्रणाली की बात करें तो ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हैदराबाद जो स्थित रक्षा अनुसंधान है विकास संगठन, जिसका नाम क्या है, डीआरडीओ, आप सभी को पता ही होगा। तो डीआरडीओ को जो है रिसर्च सेंटर आरसीआई के द्वारा जो है डीआरडीओ के अन्य जो है प्रयोगशाला तथा भारतीय औद्योगिक जो है भागीदार के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें कोई इजराइल का सहयोग नहीं है, ऐसे में गलत हो गया। ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल एक। क्लियर है। देखिए रक्षा अधिकरण के लिए जो है ये आपको वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम क्या किया गया, मिसाइल मिसाइल प्रणाली जो है खरीदने की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, चलिए। अच्छा इसकी जो है विशेषता क्या क्या है, थोड़ा सा इसकी विशेषता के बारे में जान जाए, हो सकता है कहीं पूछ दे। ये जो होता है आपको बहुत कम दूरी पर विद्यमान तथा कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को भी लक्षित कर लेगा। पहली बात, ये सतह से हवा में मार करने वाला हल्का जो है पोर्टेबल मिसाइल है। दूसरी, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया था। और इसे जो है विमान या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिए एक एक करके छोटे समूह में दागा भी जा सकता है। ये विमान और हेलीकॉप्टर को नष्ट भी कर सकता है। साथ ही साथ ये जो मिसाइल है एक दोहरे पड़नों वाले ठोस मोटर द्वारा संचालित है। और इसी में जो है लघुकृत प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली भी है, यानी आरसीएस टेक्निक इसमें यूज किया जा रहा है। इतना बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं 68। पूछा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के संदर्भ में बताइए, और इसमें बताइए कि कौन सा कथन सही है। अभी सही बताना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात किए थे पहले, ये बिल्कुल ही सही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अच्छा ये संवैधानिक निकाय पहले नहीं था, अब बनाया गया है। कब, एक से जो है संविधान में 2 बार संशोधन किया गया। 2018 के माध्यम से ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पहले इसको संवैधानिक दर्जा नहीं था। ठीक है, कब दिया गया है, 2018 में। कौन से संशोधन के माध्यम से, 102 संशोधन के माध्यम से। ऐसे में पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो 338 जो है बी में इसको जोड़ा गया है, क्योंकि नया संशोधन है ये। इसका मतलब ये हो गया आपको क्या हो जाएगा, ये पिछड़ा वर्ग आयोग तो एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहले ये जो है आयोग क्या था, एक वैधानिक निकाय, अब एक संवैधानिक निकाय बन गया है। तो नए आयोग जो है संवैधानिक स्थिति इसको मिल गई है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान ही इसको भी जो है संवैधानिक निकाय बना दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे गलत है। यहाँ पे बोला गया है ये आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको, संसद के दोनों सदनों को। जबकि आयोग जो है राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको, राष्ट्रपति को। वैसे में क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, ये जो आयोग है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपना रिपोर्ट किसको देती है, वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रपति को। अच्छा इसके अलावा अगर मान लीजिए आवश्यक समझेगी कोई विशेष रिपोर्ट है, प्रस्तुत कर सकती है राष्ट्रपति आयोग द्वारा जो है की गई सिफारिश पे की गई जो कार्रवाई होती है उसकी व्याख्या करने के लिए ज्ञापन के साथ सभी रिपोर्ट संसद के भी समक्ष रख सकता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके समक्ष रखना ही, चाहे तो रख सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्या पूछा गया है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में विचार कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पूछा गया कौन सा कथन आपको सही है। पूछा गया है कि किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की जो प्राप्त असाधारण शक्तियां होती है उसी के संदर्भ में आपको बताना है। पहला देखिए, वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। जब राष्ट्रपति शासन कहीं लागू हो किसी राज्य में,
तो ऐसे स्थिति में जो है राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी का शक्तियां भी वो ग्रहण कर सकता है। पहला। दूसरा, वो घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियां का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। तीसरा, वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है या उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। देखिए, जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात आएगी, तो मैं इसके ऊपर बात किया था, तीन तरह का जो है आपात स्थिति आता है। एक जो है, अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है, आर्टिकल 356, ठीक है, 352 भी था एक राष्ट्रीय आपात के लिए और 360 था वित्तीय आपात के लिए। तो 356 की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी मान लीजिए राज्यों में संवैधानिक तंत्रों का विफलता माना जाएगा, उसके परिणाम स्वरूप राज्यों में जो है आपातकाल लागू किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति शासन वहां पे प्रेसिडेंसी रूल देके आया जाएगा। और ऐसा जो है कहाँ बात लिखा गया, आर्टिकल 356 में। यानी राज्य में आपात या संवैधानिक आपातकाल इसको कहा जाता है। ठीक है? अब ऐसे स्थिति में जो है राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां मिल जाती है। जब जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा, कुछ शक्तियां मिल ही जाएंगी। और किस प्रकार की शक्तियां मिलती है? तो पहला, वह राज्य सरकार के सभी कार्य, ठीक है, राज्य सरकार के सभी कार्य, यहाँ पे तो कार्य लिखा है, सभी कार्य जो है या किसी कार्य को अपने हाथ में ले सकता है। पहली बात याद रखेंगे। साथ ही राज्यपाल या राज्य के किसी भी अन्य को भी कार्यकारी प्राधिकारी है, उनमें जो निहित शक्ति है वो भी अपने पास रख सकता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? दूसरा, वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा, ये भी कर सकता है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके अलावा दिया है कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित जो शक्ति है स्वयं ग्रहण कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियां को प्राप्त उसको नहीं होती है, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे में स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। वैसे में आंसर क्या बन जाएगा, एक और दो सही है, तो एक और दो ऑप्शन बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 70। देखिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ये बॉन्ड जो है 5 वर्ष और 10 वर्ष के लिए परिपक्वता अवधि में जारी किए जाते हैं। इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है। अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें से निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। देखिए, बात किसकी हो रही है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, दूसरा भी आपको सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो ऐसे में आंसर क्या बनेगा, केवल एक और दो, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है क्या। ठीक है, देखिए, जो सॉवरेन जो है आपको ग्रीन बॉन्ड है, इसके बारे में बात करें तो एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें किसी संप्रभु संस्था, अंतर सरकारी समूह या गठबंधन या कारपोरेट्स द्वारा जारी किया जाता है। पहली बात याद रखेंगे, ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया जाएगा, तो कोई संप्रभु संस्था है, यानी ऐसी संस्था जो डिसीजन अपना स्वयं लेती है, उनके द्वारा जारी किया जा सकता है। कोई अंतर सरकारी समूह या गठबंधन या कॉर्पोरेट्स के द्वारा भी ये जारी किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो याद रखेंगे। ठीक है, देखेंगे तो इनके निकायों में जो है ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात हो रही है, इनके माध्यम से कुछ प्राप्तियां पर्यावरण की दृष्टि से जो है साधारण जो है परियोजना का उपयोग करने के लिए जारी किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अर्थव्यवस्था में जो है कार्बन गहनता को कम करने में सहायता करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ये हमारे अर्थव्यवस्था में जो है कार्बन गहनता को कम करना। क्या क्लियर है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात करेंगे तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट जो है 2000 जो है 22-23 में की गई थी। कब की गई थी? 2022-23 में। नवंबर 2022 में जो है इसके लिए रूपरेखा भी तैयार कर लिया गया था और इसका घोषणा 22-23 में कर दिया गया था। और अभी जो वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष की बात किया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है 5 वर्ष और 10 वर्ष के लिए आपको 4000 करोड़ रुपए का ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। तो ऐसे में पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया था। क्लियर है? ये जो है 5 वर्ष और 10 वर्ष के लिए आपको अवधि के लिए जारी किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है अभी वित्तीय वर्ष जो है इसमें देखेंगे तो आरबीआई के द्वारा 5 वर्ष और 10 वर्ष के लिए ये परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया गया है और ये 4000 जो है करोड़ रुपए का ग्रीन बॉन्ड इसके द्वारा जारी किया गया है। क्लियर है? चलिए, ये जो ग्रीन बॉन्ड होता है और सरकार के द्वारा जारी अन्य जो है एक साधारण बॉन्ड के बीच में एकमात्र अंतर क्या होता है कि निवेशकों से जुटाई गई धनराशि का उपयोग केवल पर्यावरण के लिए
और साधारण पहलों में जो है समर्थन हेतु किया जाता है। यानी ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जो भी आपके पास पैसा आएगा उसका उपयोग कहाँ करेंगे आप? ठीक है, उस धनराशि का उपयोग केवल आप पर्यावरण की रक्षा के लिए, उसके समर्थन के लिए कर सकते हैं। जैसे आप हरित निर्माण में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स की बात की जा रही है। ठीक है, यानी ग्रीन बॉन्ड से जो भी आपके पास पैसे आएंगे वो पैसे आप कहीं नहीं खर्च कर देंगे, कहाँ खर्च कर देंगे? पर्यावरण वाले मैटर पे भी खर्च करेंगे। ठीक है, और जो सरकारी बॉन्ड आपका आता है, इसमें जो है निवेशकों को आकर्षण के लिए ये बनाने का प्रयास किया जाता है, और इसमें तो आपको एक समान मूल्य नीलामी के माध्यम से जारी किया जाता है। ठीक है, एसएलआर वगैरह को जो है उद्देश्य को पात्र बनाने के लिए, बाजार को व्यापक बनाने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, तो द्वितीयक जो है बाजार में व्यापक जो है कर सकता है। ये भी बात यहाँ पे क्या था, आपको सही था। ठीक है, चलिए, इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, तीसरा लिखा था कि अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इस बॉन्ड में देखेंगे तो परियोजना संबंधित किसी भी जोखिम को वहन नहीं किया जाएगा, ये बात तो इसमें कही गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनिवासी भारतीयों को भी इसमें निवेश करने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था। ये आपका सोबरन ग्रीन बॉन्ड के बारे में बात था। देखिए, इस ग्रीन बॉन्ड के तहत क्या किया जाएगा? कुछ परियोजना लेके आया जाएगा जिसमें आपको अक्षय या नवीनकरणीय ऊर्जा की बात की जाएगी, ऊर्जा दक्षता के ऊपर, स्वच्छ परिवहन के ऊपर, जलवायु परिवर्तन, इन सब के ऊपर जो है प्रदूषण रोकथाम हो गया और नियंत्रण हो गया उसका, हरित भवन हो गया, जैव विविधता हो गया, इनसे संबंधित जो है इसमें परियोजना आपको शामिल होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ऐसे हम लोग 70 क्वेश्चन फिनिश कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 71 से जो है 80 तक पहुंचेंगे। ठीक है, अभी रफ्तार स्लो है, बट आगे चल के मैं जैसे बताया हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। बट आप जितना भी सीख रहे हैं उसको याद करें, बार बार रिवीजन करते रहें। जो लोग पहले से सारा वीडियो अभी तक देख चुके हैं, एक बार जो है पूरा वीडियो का फिर से रिवीजन करें। चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, बाकी कोई आपका फीडबैक कमेंट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम में यदि इंटरेस्टेड है, यदि वो काम करना चाहता है, यहाँ हम रोज जो है 8 से 10 घंटा अपने लिए काम करना चाहते हैं, हम जो है 2024 हमको यूपीएससी लिखना है, तो ऐसे में आप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको जो है यहाँ से जो है होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, आपको अब करना रहेगा, कोई डाउट आएगा आपको जो है आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। बाकी सारा कुछ जो है प्रोसीजर एक में बिल्कुल क्रमबद्ध होकर हम लोग काम करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।